तो आज हमारे बीच वापस से मौजूद हैं डॉक्टर टीएन सिंह। आईआईटी पिछले बार जो रैंक हमारी थी उसमें एक समृद्धि हुई है कि हम पिछले बार आईआरएफ रैंकिंग में नंबर 10 पे थे, लेकिन स्लोली इस बार हम 9वें स्थान की रिसर्च पार्क का के लिए आपका अप्रूवल मिल चुका है। एक अच्छा बिजनेस पार्क की जरूरत है। जब तक वो नहीं होगा तब तक बड़ी कंपनियों को रिटेन करना और उनको यहाँ रखना बड़ा मुश्किल होता है। काफ़ी अच्छी धनराशि 400 करोड़ से ऊपर बिहार सरकार का योगदान रहेगा। 100 कंपनीज का जो लिस्ट आया उसमें इंडियन कंपनीज शामिल नहीं है। कंपनियां धीरे धीरे एआई में काफ़ी काम कर रही हैं और अपना प्लेटफॉर्म बना रही हैं। क्योंकि हम पहले हमारी मानसिकता थी कि हम केवल यूजर अच्छे थे लेकिन प्रोडक्ट बनाने में पीछे थे। ईरान का जो वॉर, इसका इंडिया पे कितना असर हुआ है और क्या फायदे हुए हैं और क्या नुकसान हुआ? हर भारतीय नागरिक जो है एनर्जी से भी हो गया। नेचुरल रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ही होना चाहिए। अच्छा, इंडिया को जियोपॉलिटिक्स में किस तरीके से आप देखते हैं? इंडिया का जियोपॉलिटिक्स की देखिए सबसे बड़ी सफलता है कि अभी जो वार चल रहा था, भारत ने दोनों के बीच ऐसा समन्वय स्थापित करके रखा कि हमारे देश में सबसे ज्यादा गैस आई है, पेट्रोल आए हुए हैं। ये ऑयल परचेजिंग पॉलिसी जो है वो स्टेशनरी नहीं है, वो डायनेमिक होती है। सोना हमारा एक यार्डस्टिक है इकोनॉमिक्स का और इंडिकेटर है। तो सोना का भंडारण जितना हमारा अच्छा रहे, हमारी मजबूती इकोनॉमिक की उतनी अच्छी है। आर्थिक दृष्टि से वो बेहतर होता है, क्योंकि कई देश हैं जिनकी मुद्रा अच्छी है। वो लोग शायद मुझे ये याद आ रहा है कि वो जितना सोना का भंडारण होता है उससे कम नोट छापते हैं। मुझे नहीं लगता है कि जो अपील माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है वो अपील केवल भारत के लिए लागू है। मुझे लग रहा है ये विश्व का संदेश है। विश्व का तो ठीक है, लेकिन बिहार को कैसे इससे रुकिएगा? शादी में तो लेना देना कमेगा ना। लेकिन एआई में हमें और तेज गति से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें एआई का उपयोग करना बहुत आवश्यक है, खासकर कृषि के क्षेत्र में। टीसीएस जैसी बड़े कंपनीज के पास से काम चले गए, चूंकि एआई इतना डेवलप हो गया कि 10 लोगों का काम। मैन जो है बिहाइंड द मशीन इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द मशीन। स्टार्टअप आते हैं, उनको बोलते हैं कि आप 50 साल का अपना एनालिसिस करिए कि फ्यूचर में 50 इयर्स में आपकी क्या सिचुएशन है एंड व्हाट आर द यू फोरसी द चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ये सबको देख के एनालिसिस करके ही हम बोलते हैं कि आप इस स्टार्टअप को आगे बढ़ाओ या नहीं बढ़ाओ। 5 ऐसे स्टार्टअप्स बताइए जो पटना के इंक्यूबेशन सेंटर में इंक्यूबेट हुए हैं और आपको लगता है कि बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छे हैं। एक तो हम लोगों का त्रिपुरा के एक विद्यार्थी ने डेवलप किया है कि बिना बिजली के वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। 5 ऐसे स्टार्टअप्स बताइए जो बिहार में अच्छा काम कर सकते हैं, जो स्टार्टअप्स को बिहार की आवश्यकता है। देखिए, हाँ, बिहार में आवश्यकता तो है कि हमें एक मिनी फूड प्रोसेसिंग प्लांट यदि कोई इकोनॉमिकली वायबल और एक्सेप्टेबल इस तरह की टेक्नोलॉजी कोई डेवलप करके लाए जो कि हम छोटे छोटे गांवों में लगा पाएं। आईआईटी और आईआईएम का जो आईआईएम गया के साथ आईआईटी पटना में जो कोलैबोरेशन है, इससे क्या फायदा मिलता है? इससे एक तो विद्यार्थियों का समय और उनके ऊपर जो स्ट्रेस रहता था कि बीटेक करके आपको कुछ लोग मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो ये एक समय बचता है, लड़कों में स्ट्रेस नहीं है और चूंकि ये लड़के बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं। आईआईटी पटना का प्लेसमेंट अभी अच्छा जा रहा है, लेकिन एक सवाल यहाँ आता है कि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट और कैसे डेवलप होगा? इसके लिए हम लोग कंटिन्यूअस जो है वर्कशॉप कराते रहते हैं। इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस लोग जो है उनके लेक्चर कराते रहते हैं, उनको बुलाते रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो इंटर्न में लड़के जाते हैं, कई बार उनको ऐसी चैलेंजिंग प्रॉब्लम पे काम करने को मिलता है जिससे कि वो सोचते हैं कि हम क्यों ना हम इस सॉल्यूशन को खुद से डेवलप करके और इंडस्ट्री को दें। तो दूसरा है कि अभी पीएचडी भी हम लोग जो है प्रोडक्ट बेस्ड पीएचडी के बारे में चल रहा है चिंतन की हम पब्लिकेशन बेस्ड नहीं करके प्रोडक्ट बेस्ड कर रहे हैं। जीडीपी का जो हिस्सा आर&डी में इन्वेस्ट हो रहा है वो बहुत ही कम है, शायद 0.6 या 0.7 ऐसे कुछ है।
परसेंट जो R&D पे फोकस है, जबकि 2 से 3% GDP का मिनिमम R&D पे इन्वेस्ट करना ही चाहिए। हर कंट्री अभी कर रहा है, जितने भी अच्छे कंट्रीज हैं हम कर रहे हैं। तो इस पे आपका क्या राय है? मेरी राय कि ये जो परसेंटेज आपने बताया, ये मूलतः जो है भारत सरकार या जो सरकारी पैसा है। लेकिन देखिए, R&D में एक क्रांति लाने के लिए आवश्यकता है कि हर सेक्टर जो है अपने लिए R&D फंड जो है कहीं ना कहीं से चिन्हित करके और इनको सपोर्ट करे। बिहार सरकार से IIT का कैसा रिश्ता है? बहुत ही अच्छा रिश्ता है। आपने देखा कि बिहार सरकार ने कई बड़ी योजनाएं हम लोगों के साथ शेयर की हैं, जिनमें हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे एक पॉलिटेक्निक में जो COE सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो है डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में, जैसे ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयरिंग है। अब यहाँ के पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी खुद से अपनी ड्रोन बना के उड़ा रहे हैं। पूरे बिहार के जितने ब्रिज हैं उनका जो है पूरी हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम IIT पटना कर रही है। IACCS IF स्कैम को लेकर तो क्या है, मेरे को थोड़ा बताइए। इसमें मुझे भी नहीं पता है कि क्या है। हाँ, इसमें आपका नाम मतलब 1-2 वीडियोस मैंने देखा गया। ये कुछ मनगढ़ंत हाँ, लोगों के द्वारा 5-6 सालों से ये षड्यंत्र चल रहा है। इसका किसी भी तरह से किसी भी तरह का कोई जुड़ाव है ना, मेरा कोई इससे संबंध। उस वीडियो में और एक चीज आया कि RSS का सपोर्टर है, नेता भी बहुत जल्दी बनने वाले हैं। ये देखिए, किसी देश के समस्याओं के बारे में बोलना, देश की एकता और अखंडता के बारे में सोचना, यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि किसी एक व्यक्ति की विचारधारा है, ये हर भारतीय को होना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रवीण पांडे और आप देख रहे हैं एजुकेशन पोस्ट। आज वापस से हम आ चुके हैं पटना में, और खासकर पटना आते हैं तो एक चीज तो तय रहता है कि IIT पटना विजिट जरूर करना है। और IIT पटना के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर TN सिंह जी, इनसे मुलाकात जरूर रहता है। तो आज हमारे बीच वापस से मौजूद हैं डॉक्टर TN सिंह सर। स्वागत है आपका सबसे पहले। धन्यवाद सर, कैसा है तबीयत, ये बता दीजिए। बस बिल्कुल ठीक है। आपके आने से नई ऊर्जा का स्मृति होती है। आपसे बात करने से लगता है कि कुछ नयापन आ रहा है। सर, हर बार आपसे बात करके मुझे जरूर कुछ नई जानकारी मिलती है और कुछ नए आइडियाज मिलते हैं, और यहाँ के बारे में बहुत चीजें जानने को मिलती है। तो यही उम्मीद इस बार भी रखूंगा कि इस बार कुछ और वैसे जानकारी आप हमारे साथ साझा जरूर करेंगे। पटना का तबीयत कैसा है वो बताइए। पटना का तबीयत ठीक है। IIT खास करके आप जानते हैं कि इस बार आपने देखा होगा कि IIT पिछले बार जो रैंक हमारी थी उसमें एक समृद्धि हुई है कि हम पिछले बार IRF रैंकिंग में नंबर 10 पे थे, लेकिन स्लोली इस बार हम 9वें स्थान पे। तो ये दर्शाता है कि पिछले बार के इंटरव्यू से कुछ तो प्रगति की होगी, तो 10वें से 9वें पे पहुंचे हैं। पहला तो ये है। दूसरी शुभ सूचना ये है कि इस बार हमारी जो रैंकिंग ओपन हुई थी उसमें बहुत अच्छा जो है इजाफा हुआ है, और सारे अखबारों ने इसको छापा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के कल के न्यूज़ में आपने देखा होगा कि ड्रास्टिक जंपिंग में 4 के पुराने 3 संस्थानों के साथ IIT पटना को भी अखबार ने सम्मिलित किया है कि हमारी जो रैंकिंग है वो सुधर रही है। विद्यार्थियों का रुझान बढ़ रहा है IIT पटना के तरफ। तो इसको देख के लगता है कि इसका स्वास्थ्य अच्छा ही चल रहा है। सर, एक्चुअल कारण ये था, जो रैंकिंग को लेकर ही मैं यहाँ पे आया कि आखिर ये जो छलांग आपने मारी है ये 1 साल के अंदर, वैसे क्या क्या चेंजेस आपने किया, कौन कौन से फैक्टर्स को आपने देखा, एनालाइज किया, और कैसे चेंजेस किए जिसके बदौलत आपको रैंक अच्छा हासिल हुआ है, वो थोड़ा बता दीजिए। जब मैं यहाँ ज्वाइन किया था तो हमारी रैंकिंग की स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं मैं कहूँगा। हम 50 से ऊपर थे, कहीं कोई पूछता नहीं था। IIT पटना का नाम सुनते ही लोग बोलते थे कि NIT से भी नीचे रैंक जा रही है क्या, ऐसा लोगों को लगता था। हमने वीकनेस और स्ट्रेंथ की समीक्षा की अपने शिक्षकों के साथ बैठ करके, अपने जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठ करके, और धीरे धीरे हम लोगों ने उन सारे कामों पे
काम करना शुरू किया। हमने इनकरेज किया विद्यार्थियों को और शिक्षकों को कि आप अच्छे जर्नल्स में अपने पब्लिकेशन करें, और पब्लिकेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। फिर हम लोगों ने फंडिंग के बारे में ध्यान दिया कि हम क्यों नहीं बिहार में रहते हुए बिहार सरकार की सारी योजनाओं से जुड़ते नहीं हैं, जिनके कारण हमारा परसेप्शन भी थोड़ा खराब होता है और लोगों को लगता है कि ये रॉकेट साइंस वाले इंस्टीट्यूट बन रही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और हम लोगों ने बिहार सरकार के साथ समन्वय स्थापित किया, जिससे कि बहुत सारा आउटरीच हमारा बढ़ा है। जी जी। तीसरा, हम लोगों ने सारे फैकल्टी को हमने इनकरेज किया कि जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं निकलती हैं, प्रोजेक्ट निकलते हैं, उन सारे के बारे में आप उनको जानकारी समय पे देना और उनको ये बताना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करें। और जब ज़्यादा संख्या में लोगों ने करना शुरू किया तो उनमें सफलता का जो है परसेंटेज भी काफ़ी बढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनमें कि गुणवत्ता में एक सार्वभौमिक सुधार करने का प्रयास किया गया, और ये सबके सहयोग से हुआ। ऐसा नहीं है कि केवल डायरेक्टर के ये उपलब्धि है, ये यहाँ के जो डेडिकेटेड शिक्षक बंधु हैं, विद्यार्थी हैं, कर्मचारी हैं, सबने मिलकर के हर दिशा में काम किया। और उस काम का ये परिणाम हुआ कि हम जल्दी से जल्दी जो है राष्ट्रीय स्तर की एनआरएफ रैंकिंग में भी हम 19वें स्थान पे पहुंच गए। आईआईआरएफ में हम ना पिछले बार 10 थे, इसमें 9 पे पहुंचे। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रयास हुए वो धीरे धीरे अब फल के रूप में परिणित हो रहे हैं। अच्छा, इसी बीच और एक चीज जो सामने आई है वो ये है कि रिसर्च पार्क का के लिए आपका अप्रूवल मिल चुका है। जी, ये जब भारत में एआई समिट चल रहा था तो उस दौरान ही लोगों ने अपनी कैपेसिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए भारत मंडपम नई दिल्ली में सारे स्टेट ने भी अपनी जो भी काम हो रहे हैं तो उसके बारे में एक स्टॉल लगाई थी। और उस दौरान बिहार सरकार के मंत्री और यहाँ के प्रमुख सचिव ने हम लोगों से बताया कि हम लोगों को एआई का सेंटर खोलना है। कौन थे और मंत्री रिसर्च महोदय? मंत्री जी उस समय सुनील कुमार जी थे, जो शिक्षा के मंत्री थे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री रहे। और खास करके हमारे चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर उस समय माननीय नीतीश जी थे और सम्राट चौधरी जी थे। इन लोगों के सबके एक सामूहिक प्रयास है, क्योंकि ये कैबिनेट अप्रूवल होता है, उसके तहत जो है हम लोगों को रिसर्च पार्क के लिए धनराशि की जो आवश्यकता थी, जो कि भारत सरकार से हाइफा लोन के तहत कम पैसे मिले थे, और उनमें उन्होंने काफ़ी इजाफा किया। और वो बिजनेस के बारे में जो बिहार में एक आम सहमति हुई है कि एक अच्छा बिजनेस पार्क की जरूरत थी। जब तक वो नहीं होगा तब तक बड़ी कंपनियों को रिटेन करना और उनको यहाँ रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो आया है पार्क, उसमें काफ़ी अच्छी धनराशि 400 करोड़ से ऊपर बिहार सरकार का योगदान रहेगा। उसके साथ साथ उन्होंने एक अलग से हमें और सुविधा दी कि उन्होंने एआई का सेंटर, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एआई के अंदर बनने के लिए भी एक धनराशि स्वीकृत की है। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि 29 तारीख को इस महीने की जून में जो माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उसका उद्घाटन करने के लिए सहमति दी है और वो आ रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि बिहार सरकार की तरफ से भी जो ध्यान है और भारत सरकार की तरफ से आईआईटी पटना पे विशेष ध्यान ये है। सर आईआईटी पटना के अंदर ही हो रहा है? आईआईटी पटना के अंदर हो रहा है, इसी प्रमाइस में हो रहा है, क्योंकि उसमें 100 करोड़ रुपए भारत सरकार से भी मिला हुआ है हाइफा लोन के तहत। तो वो दोनों मिला करके हम लोग बनाने जा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज है, चूंकि एआईएमएल पे बात आ गई तो इस बार जो टॉप 100 कंपनीज का जो लिस्ट आया उसमें इंडियन कंपनीज शामिल नहीं थे। उससे ये समझ आया कि एआईएमएल हम लोग सही तरीके से अडॉप्ट किए नहीं है और मे बी हम लोग उसको बहुत हल्के में ले लिए, जिसके बदौलत ये देखना पड़ा। जी, थोड़ा हम लोगों ने देर से स्टार्ट किया पूरे भारत में आईएमएल के को अपनाने में, लेकिन अभी विगत दिनों में काफ़ी प्रगति हुई है और बहुत सारी
कंपनियां धीरे धीरे एआई पे काफ़ी काम कर रही हैं और अपना प्लेटफॉर्म बना रही हैं। क्योंकि हम पहले हमारी मानसिकता थी कि हम केवल यूजर अच्छे थे, लेकिन प्रोडक्ट बनाने में पीछे थे। हम उसे बना बनाया प्रोडक्ट लेते थे। लेकिन अभी जो एक क्रांति आ रही है इनोवेशन के अंदर, भारत इनोवेट आपने देखा फ्रांस में अभी हुआ है, 3 दिन तक चलेगा। तो अब धीरे धीरे ये लग रहा है कि हमें अपना प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब तक हम अपना प्लेटफॉर्म नहीं बनाएंगे, अपने सॉफ्टवेयर नहीं बनाएंगे, अपने ट्रेनिंग टूल और किट नहीं डेवलप करेंगे, तब तक बाहर के केस और बाहर के डाटा के आधार पे प्रोडिक्शन भारतीय समावेश में अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा पिछड़े हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि काफ़ी तेजी गति से अभी सारे संस्थान से लेकर सारी इंडस्ट्रीज में लगी हुई है। और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में भारत एक जो है अपने आप में एआई का भी एक बहुत बड़ा एनर्जी सेंटर बन के रहेगा। कहीं ना कहीं मुझे लगा, जो जब मैं ये देखा कि टॉप 100 लिस्ट में इंडियन कंपनीज नहीं है, तो कहीं ना मेरे को ये फील हुआ कि ग्लोबली ये बहुत ज़्यादा अपने को पीछे खींचा, इफेक्ट किया बहुत ज़्यादा यहाँ इंडियन पीपल को। बिल्कुल बिल्कुल नहीं पीछे, क्योंकि हम यूजर थे। हम जो है केवल सर्विस लेते थे। सर्विस प्रोवाइडर बनना है बशर्ते कि सर्विस लेने के लिए। अच्छा, तो और एक सवाल, जो अभी ईरान का जो वॉर अभी चल रहा है, इसका इंडिया पे कितना असर हुआ है और क्या फायदे हुए हैं और क्या नुकसान हुआ है इंडिया को? देखिए, एक फायदा तो मैं कहूँगा कि हर भारतीय नागरिक जो है एनर्जी सेवी हो गया है। उसे पता है कि एनर्जी जो है लिमिटेड है, और खास करके पेट्रो एनर्जी जो है लिमिटेड है। तो उसके यूज में थोड़ी सी कोताही लोगों ने बरतना चालू किया है, और ये अच्छी बात है, क्योंकि वार हो या ना हो, नेचुरल रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ही होना चाहिए। और हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये रेडीमेड नहीं होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि पेट्रोल एक दिन में नेचर बना देगा। नेचर का अपना लेबोरेटरी है, उसका एक प्रोसेस है, और उसमें काफ़ी समय लगता है। और उसमें ऐसा नहीं कि 10 साल 5 साल लगता है, बिलियंस ईयर लगते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में वो बहुत बड़ा स्केल होता है, जिसमें हम सोच नहीं सकते हैं। तो उतना समय लगता है। तो वो एक तो ये फायदा, हम लोगों को फायदा की दृष्टि से देखें तो हम एनर्जी सेवी और कॉन्शियस हो गए हैं। दूसरा ये है कि लोग जो है सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करने में ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। तीसरा, रेल और बस यातायात की सुविधाओं को भी ज़्यादा लोग जो है अपनी गाड़ी छोड़ के कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये हैबिट यदि आ जाए तो ये देश के भविष्य के लिए अच्छा है। निश्चित तौर पर एक चुनौती भी आई है इससे कि हम किस तरह से एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ें। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वन सन वन वर्ल्ड, एक सूर्य का प्रकाश जो है वो बहुत सक्षम है ऊर्जा देने के लिए। और देश में सोलर की जो क्रांति आ रही है, उससे भी हम बहुत सारा इस तरह के जो पेट्रोकेमिकल्स जो हैं उनको बचा सकते हैं और संरक्षित रख सकते हैं भविष्य में यूज करने के लिए। तीसरी जो चुनौती है स्टोरेज की, किस तरह से इसको हम स्टोरेज कर पाए। तो अभी 3 स्टोरेज के बड़े बड़े बंकर हमारे पास उपलब्ध हैं, क्योंकि वो जियोलॉजिकली सूटेबल जगह में ही बंकर बनाए जा सकते हैं। तो विशाखापट्टनम उसके आसपास हैं। और भी इस तरह के अंडरग्राउंड स्टोरेज की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और हमें क्रूड को लेकर के प्रोसेस करना पड़ेगा, जिसके लिए अभी तमाम अरब देशों से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसा समझौता हुआ है। तो ये एनर्जी सेक्टर में ये बहुत बड़ा सबक है सभी लोगों के लिए कि एनर्जी का उपयोग हमको बहुत सोच समझ करके करना चाहिए, और जितनी आवश्यकता है उतना ही करना चाहिए। ये तो रह गया, सबक मिला आपने जी। खासकर चूंकि ये जितने भी पॉइंट्स आपने बताया, शायद ये चीज पहले हम लोग कर सकते थे जो अभी कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी गलती है कि उस पर हमने ध्यान ना देकर। हमने ध्यान नहीं दिया, और
जिस तरह से अभी देखिए कि जिस तरह से लोगों को जो सामाजिक रूप से जो लोग हैं नेतृत्वकर्ता, उन्होंने अपनी गाड़ी की फ्लीट में कटौती की। अब ये कंटिन्यू रहे, ये बहुत ही आवश्यक है। अच्छा, इंडिया को जियो पॉलिटिक्स में किस तरीके से आप देखते हैं? इंडिया का जियो पॉलिटिक्स की देखिए सबसे बड़ी सफलता है कि अभी जो वार चल रहा था, जिसके दो ध्रुव थे, अमेरिका और ईरान, भारत ने दोनों के बीच ऐसा समन्वय स्थापित करके रखा कि हमारे देश में सबसे ज्यादा जो है गैस आई है, पेट्रोल आए हुए हैं अन्य देशों की अपेक्षा, जिसके कारण की प्राइस भी नहीं बढ़ा है और कैजुअलिटी कोई इतनी बड़ी नहीं हुई है। जिस तरह से वहाँ चल रहा था वार की सिचुएशन, कि दोनों को एक बैलेंस करना बहुत ही आवश्यक है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार का रवैया भी बहुत अच्छा इसलिए रहा कि हम किसी एक पक्ष के तरफ होकर के दूसरे पक्ष के विपक्ष में नहीं रहना चाहते, क्योंकि हम सार्वभौमिक देश हैं और सर्वधर्म को मानने वाले देश हैं। तो हमारा संबंध जो है जियो पॉलिटिक्स में ऐसा रहना चाहिए कि कभी कभी क्या होता है कि नहीं बोलना भी किसी विषय पर बहुत ही अच्छा होता है। हर विषय पे बोलना और अपने विचार को रखना आवश्यक नहीं है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार ने यही नीति अपनाई कि हर विषय पे अपने को स्पष्टीकरण या किसी पक्ष विपक्ष में नहीं देखना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारत गौतम बुद्ध का देश है, महावीर का देश है, और यहाँ पर ये सिखाया गया है कि शांति और समन्वय समाज के हर व्यक्ति से के साथ स्थापित करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो युद्ध जो है समाधान नहीं है, युद्ध समस्या है। समाधान है तो शांतिपूर्वक वार्ता है और उसमें एक दूसरे को समझ के आगे चलने का प्रयास है। हालांकि यहाँ अभी युवा लोगों का मानना है कि हमारे जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो जियो पॉलिटिक्स, जो जितने भी डेलीगेट्स वगैरह जो हैं, मेंबर्स हैं, वो उतने सही से एक्ट नहीं कर पा रहे। कारण ये है कि हम लोग सबसे फ्रेंडशिप के चक्कर में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी खो रहे हैं। नहीं, फॉर एग्जांपल रसिया से हमने तेल नहीं खरीद पा रहे हैं अमेरिका के प्रेशर की वजह से। ऐसा नहीं है रसिया से तेल खरीदा जा रहा है। देखिए ऐसा है ना कि जो तेल खरीदने की जो प्रक्रिया है उसको समझने के लिए आपको बहुत समय देना पड़ेगा। ये आसान बात नहीं है। ये प्राइसिंग और जो टेंडरिंग होता है, कोटेशन होता है, बिड होती है, उसके बहुत सारे सिद्धांत हैं और बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये किसी से कुछ बैरल टन बैरल कम लेना, किसी से ज़्यादा लेना, ये सब उस पर डिपेंड करता है कि बिडिंग किसके साथ हो रही है। और ये बिडिंग कॉम्पिटिटिव बिडिंग होती है, इंटरनेशनल बिडिंग होती है। उसमें सारी कंपनियां जो हमारे पीएसयू हैं और सारी कंपनियां वो पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये बैलेंस बना करके वो रखते हैं। और हम देखिए भारत का सिद्धांत ये है कि हमें जहाँ से भी मिलेगा, हमारे इकोनॉमी को जो सुरक्षित रखे, हमारे इकोनॉमिक की दृष्टि से ठीक हो, उन देशों से हमें लेना है उस समय में। और ये ऑयल परचेजिंग पॉलिसी जो है वो स्टेशनरी नहीं है, वो डायनेमिक होती है और हमेशा डायनेमिक रही। अभी नहीं, जब प्राइस स्थिर थी तब भी डायनेमिक रही, आज भी डायनेमिक है और उसी सिद्धांत पे चल रहे हैं। तो ये एक बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि ये ओपन मार्केट नहीं है, कॉम्पिटिटिव बिडिंग है और उसमें हमारी कंपनियां बहुत ही होशियारी से पार्टिसिपेट करती हैं, जिससे कि हम अपनी मुद्रा को भी बचा सके और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सके। डॉलर तो आसमान छू रहा है, रुपए तो जी डॉलर छू रहा है, लेकिन देखिए ऐसा है कि डॉलर छूने का रीजन जो था कि जब डॉलर का फ्लो कम हो जाएगा तो डॉलर की प्राइस बढ़नी है। लेकिन जैसे जैसे आप देखेंगे, जैसे अभी सूचना मिली है कि अब वार में समझौता हो गया और सारी चीजें सामान्य हो रही, तो धीरे धीरे रुपया जो है अपनी मजबूती को पकड़ेगा। सोना खरीदा है या नहीं आपने? नहीं, हम लोग तो सोना, खैर हम लोग के पास उतनी आवश्यकता भी सोने की नहीं है और दूसरी है कि हमें सोना खरीदने की कोई हैबिट भी नहीं है। मोदी जी की बात मतलब माने, आप सोना नहीं खरीदते? हाँ, नहीं पहले भी हम नहीं खरीदते थे इतना, जितने, क्योंकि वो जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा सोना रखना भी कठिन है आज की परिस्थिति में। उस पर भी टैक्स भरते रहे। हाँ, टैक्स भरते रहिए, उसको डिक्लेरेशन में 1 ग्राम प्लस माइनस हुआ तो दिक्कतें होती है। तो इसलिए हम लोग
जितनी आवश्यकता है उतना। हाँ, निश्चित तौर पे हम लोगों ने ये कोशिश की है कि एनर्जी को जितना कम से कम यूज कर पाए वो कोशिश करें। अच्छा, सोना ना खरीदने की जो बात कही है कि कम खरीदें या ना खरीदें, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अपील की जनता से, तो क्या लगता है कितना हद तक सही है? नहीं, और ये निश्चित तौर से देखिए, इसका ऐसी विषम परिस्थितियों में सोना हमारा एक यार्डस्टिक है इकोनॉमिक्स का हम्म, और इंडिकेटर है। हाँ, तो सोना का भंडारण जितना हमारा अच्छा रहेगा, हम्म, हमारी मजबूती इकोनॉमिक की strong, उतनी अच्छी हाँ, रहेगी, आर्थिक दृष्टि से वो बेहतर होता है। क्योंकि कई देश हैं जिनकी मुद्रा अच्छी है, वो लोग शायद मुझे मुझे याद आ रहा है कि वो जितना सोना का भंडारण होता है उससे कम नोट छापते हैं, हम्म, तो उनकी करेंसी बड़ी बड़ी रहती है। हम्म, तो हमें इसलिए सोने का खरीद बिक्री में ज्यादा नहीं, क्योंकि सोना आप जानते हैं कि बहुत आया, सोना बाहर से आता है, और बाहर से जब भी आप आता है तो या तो आप डॉलर में पेमेंट करेंगे या स्विस में करेंगे, हम्म, तो वो सारा हमारा जो मुद्रा भंडारण में उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन नहीं खरीदेंगे तो निश्चित तौर पे आपके पास जो है ये सुविधा है कि आपके पास गोल्ड की जो रिक्वायरमेंट है हम्म, वो तो इसमें पूरे देश में रहती ही है, लेकिन यदि उसको थोड़े दिन तक नहीं खरीदे तो भंडारण क्षमता में कमी नहीं है और हमें बाहर से मंगाना नहीं। हम्म, लेकिन फिर भी लोगों को ये सुविधा तो दिया है कि आप अपना पुराने चीजों को बदल करके नए खरीद सके या नए डिजाइन का खरीद सके, तो ये सुविधाएं तो हैं। तो ये अपील जो है, ये मुझे नहीं लगता है कि जो अपील माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है वो अपील केवल भारत के लिए लागू है। मुझे लग रहा है ये विश्व का संदेश है, ये हम्म। विश्व के हर देश को ये करना चाहिए यदि वो अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक रखना चाहते हैं। नहीं, विश्व का तो ठीक है, लेकिन बिहार को कैसे इससे रुकिएगा? शादी में तो लेना देना कमेगा नहीं। हाँ, ये बिहार, देखिए बिहार में दिक्कत क्या है कि सब कुछ हम लोग डेवलप कर रहे हैं। हाँ, बिहार ने बहुत प्रगति की है, हम्म, आर्थिक दृष्टि से प्रगति की है, हम्म, सामाजिक दृष्टि की है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ के लोगों की मानसिकता में परिवर्तन की बहुत ही आवश्यकता है। हम्म, थोड़े थिंकिंग को और बड़ा आयाम देने की आवश्यकता है, और धीरे धीरे वो आयाम आ रहा है, लेकिन थोड़ी गति स्लो है। आने के बाद ये जो कुरीतियां बहुत दिनों से हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और वो चीजें बढ़ती जाएंगी कि लोगों को समझ जितनी जितनी बढ़ेगी वैसे वैसे ही इस तरह की कुरीतियों से लोग अपने को दूर रख पाएंगे। तो ये बहुत आवश्यक है। हाँ, निश्चित तौर पे कोई नकार नहीं सकता कि ये कुरीतियां पूरी तरह से समाप्त हो गई हैं, लेकिन धीरे धीरे उनमें कमी होती जा रही है, और ये शिक्षा और मानसिकता के साथ जो है ये खत्म हो जाएगी, मेरा ऐसा विश्वास है, क्योंकि यहाँ वो के टाइम खत्म है। अच्छा सर, एक बात बताइए, जहाँ AI ML और रोबोटिक्स या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी हो, वी आर नॉट दैट अर्ली अडॉप्टर। हम लोग बहुत लेट से अडॉप्ट, जब जर्नल एंट्रीज और लेजर एंट्रीज हम लोग डायरी में करते थे, जब कंप्यूटर आया तो लोग हिचकने लगे, कंप्यूटर आ जाएगा, नौकरियां छिन जाएंगी। सेम तरीके से इस बार देखा गया, AI ML जब एंटर किया तो सबका अंदर वो डर अभी भी बैठा हुआ है, उसको लोग अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और अभी चूंकि हम ऑलरेडी 10 साल पीछे हो चुके हैं, तो क्या हमको वो 10 साल रिकवर करने के बारे में सोचना चाहिए कि अपना कुछ आगे का सोचना चाहिए? क्योंकि चाइना, जापान जैसे टेक्नोलॉजी जो वो लोग यूज कर रहे हैं, वहां जाने के बाद समझ आता है कि वो लोग डिकेड्स आगे चल रहे हैं। अंदर अंदर कहीं ना कहीं अपने को एज ए इंडियन मेरे को फील होता है कि हम लोग बहुत ही नीचे फील होता है कि वो लोग कहाँ है, हम कहाँ है। जी तो वो कैसे रिकवर करेगा एक कम टाइम के नहीं, अंदर? ये निश्चित तौर पे पहले लेट स्टार्टर हम थे हर चीज़ों को अडॉप्ट करने में। देखिए हमारी जो जनसंख्या है हम्म, वो बहुत बड़ा एसेट है, हम्म, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि बड़ी जनसंख्या को टेक्नोलॉजी से भी बनाने के लिए एजुकेशन जरूरी है, हम्म, जानकारी जरूरी है। हम्म, तो ये जानकारी को धीरे धीरे मुझे लगता है कि अब शुरू में आप यदि 10 साल 15 साल पहले की बात करें हम्म, तो बहुत अच्छे जानकार जो लोग थे, अच्छे जगहों से पढ़े थे, उन्हें एआई के बारे में जानकारी थी। हम्म, लेकिन धीरे धीरे आज स्कूल का शिक्षक, स्कूल का विद्यार्थी भी एआई के बारे में जानता है और कहीं ना कहीं उससे जुड़ना चाहता है। हम्म, निश्चित तौर पे
एआई के आने से लोगों के मन में एक भ्रम था कि नौकरियां कम हो जाएंगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन वो रोजगार में जो कार्य है उसकी कार्य पद्धति में थोड़ा बदलाव आएगा। तो जैसे आपने कहा कि कंप्यूटर, अब आपको टाइपिंग कराने कोई किसी के पास नहीं जाता है, हर जगह कंप्यूटराइज हो गया। लेकिन एआई में हमें और तेज गति से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें एआई का उपयोग करना बहुत आवश्यक है, खासकर कृषि के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, क्लाइमेटिक चेंज के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, बहुत सारी टेक्नोलॉजी में तो है ही है। इन सारी चीज़ों में एआई को ज़्यादा से ज़्यादा समाहित करने का जो प्रयास चल रहा है, निश्चित तौर से जो हम लेट स्टार्ट किए हैं, लेकिन गति हमारी तेज है, निश्चित हम उसको कोप अप कर पाएंगे। और इसमें जो है भारतीय जो वैज्ञानिक हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है, और वो धीरे धीरे सारी चीज़ें कर रहे हैं। सर, इससे एक और चीज होगा, टीसीएस जैसे बड़े कंपनीज के पास से काम चले गए, चूंकि एआई इतना डेवलप हो गया है कि 10 लोगों का काम वो कर, एक मतलब छोटे छोटे जो डेटा एनालिटिक करने का काम है, या फिर आपको छोटा ईमेल्स वगैरह ड्राफ्ट करना है, ये सब काम तो अब एआई कर दे रहा है। और इसका ऑटोमेशन मशीन लर्निंग के थ्रू करने के बाद क्या हो रहा है, जो छोटे कंपनीज पहले जो ये सब का टेंडर लेती थी, उनके हाथों से ये काम जा चुका है, जिसका, और ये काम ज्यादातर इंडियन कंपनीज करती थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं, सही कर रहे हैं आप, लेकिन धीरे धीरे देखिए प्रारूप केवल बदला है, प्रारूप केवल बदला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि, देखिए मैन जो है बिहाइंड द मशीन इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द मशीन, क्योंकि वही डायरेक्टिव देता है। तो जितने भी टूल आप बन रहे हैं उनके पीछे एक बड़ी टीम होती है, उसको ट्रेंड करती है, सब करती है, तो उसमें व्यक्ति है। ठीक है, आज हम फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, हम अभी बैकयार्ड में काम कर रहे हैं, बैकग्राउंड से जो टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये लोगों को धीरे धीरे जो है चीजें बढ़ेंगी, और उसमें नौकरियों की भी संभावना है कि बहुत बढ़ेगी। नहीं, ये बात सर सही है, लेकिन ये सवाल पूछने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि विद टाइम चलो ठीक है, लोग अडॉप्ट करेंगे, इसमें नौकरियां आएंगी, काम वैसे लोग करेंगे, लेकिन सिनेरियो ये बन रहा है कि अगर सर आपको आइडिया ना हो, लेकिन मैं युवा हूं, मेरे को पता है एआई आजकल एआई गर्लफ्रेंड आ रही है जिससे आप चैट कर सकते हैं, जिसकी आवश्यकता है नहीं। इंडियन यहाँ के जो बच्चे हैं वो ये डेवलप करके मार्केट में लाए हैं, तो इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, इसको फिल्टर आउट कैसे किया जाए? निश्चित तौर पे इसको फिल्टर आउट करना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के बारे में सोचना पड़ेगा। अननेसेसरी चीजों को एआई के साथ जोड़ करके और उसको दिग्भ्रमित करना कि एआई का मतलब यही है, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि एआई का तो एक रूप आपने बताया, दूसरा रूप ये भी है कि 24/7 जो है ट्यूटर अवेलेबल है एआई बेस में। तो ये तो बड़ा अच्छा है कि मेरे मन में कोई शंका है और उसके समाधान के लिए मैं किसी से नहीं जा करके सीधे एआई टूल के थ्रू जो है शंका का समाधान करके फिर वेरीफाई करता हूँ। सर, लेकिन एक और चीज है एआई का जो मैं देखा, एआई इतना कॉन्फिडेंटली कभी कभार झूठ ही बोलता है ना, कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए कि भाई ये सही बोल रहा है। नहीं, ऐसा कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि अभी एक हम आपको एग्जाम्पल दें कि एआई जो है डाटा ड्रिवन डिसीजन सिस्टम है। जिस तरह का डाटा रहेगा वैसे ही डिसीजन है। अभी आपने देखा कि जो हमारा T20 का विश्व कप का फाइनल हुआ, जिसमें सारे टूल्स जो हैं एआई के, उन्होंने कहा कि भारत नहीं जीत पाएगा, क्योंकि दूसरी जो टीम है वो 8 बार में 7 बार जीती है, एक बार ही भारत जीता है। डाटा की दृष्टि से तो वो ठीक है। अब जब एआई टूल ने प्रिडिक्ट किया बड़ा कॉन्फिडेंटली कि प्रोबेबिलिटी जो है 90-10 की है, 90% विपक्ष जीतेगा, 10% जो भारत को जीतने का, लेकिन एक्चुअल फील्ड में रिजल्ट उल्टा हो गया, इसलिए कि हमारे पास डाटा सेट वाज सो स्मॉल, जिसके आधार पे हम प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं, और इसके लिए एआई की जरूरत नहीं है। आप भी वो देखेंगे कि 8 बार जिन लोगों का मुकाबला हुआ, 7 बार किसी ने जीता, तो आपके भी मन में है कि ट्रेंड तो यही कहता है कि वही जीतेगा। वही एआई ने किया, एआई हैज डन नथिंग न्यू। तो ये हमें ये देखना है ना, इसीलिए मैं कहा कि व्यक्ति की विशेषता कभी समाप्त नहीं होगी, कितना भी एआई एडवांस बने। यही सब में जरूरत है
की एनालिटिक्स को जरूरत है कि इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है और क्यों। संभावनाएं और भी वो कर सकते थे लेकिन नहीं किया। तो इसलिए कॉन्फिडेंस जो है एआई को, मैं हमेशा ये आपको बोलूंगा कि हर व्यक्ति को एआई को एक सहायक के रूप में उपयोग करना चाहिए, न कि मास्टर के रूप ये तो मतलब कहीं ना कहीं हम लोग ओवर हाइप कर चुके हैं एआई को। अच्छा सर, एक और बात बताइए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर एग्जांपल जैसे ओला उबर है, जो ये जिस समय पे है, जिस टाइम पे इन्होंने मार्केटिंग किया, जिस मार्केट को इन्होंने कैप्चर किया, बहुत सही किया। लेकिन अभी के टाइम में सेम 10 साल बाद वैसे स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो सेम सेगमेंट में, सेम इंडस्ट्री में, सेम बिजनेस कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। अब ये एक फील्ड की बात नहीं है, जोमेटो स्विगी की फील्ड में हो गया, या फिर आप अर्बन का क्लैप की फील्ड में, मतलब सेम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, जिनका मतलब पर्सनली मेरे को लगता है जिनको मार्केट में सस्टेन करना आसान नहीं है, और उनकी जरूरत भी, आवश्यकता भी नहीं है। उनको लिमिट कर देना चाहिए कि इतना ही कंपनीज ही मार्केट में सही काम करेंगे इस सेक्टर में, इससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे, नहीं सक्सेस होगा। क्या इसके लिए कोई नॉर्म्स बनेगा? बनाना चाहिए, क्योंकि देखिए मशरूम की तरह किसी चीज को डेवलप कर देना आवश्यकता से ज्यादा है। तो वो भी एक एक तरह से है कि कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, क्वालिटी डिटोरिएट। तो यदि क्वालिटी को मेंटेन करना है तो अच्छे प्लेयर को ही इसमें रहना चाहिए और लिमिटेड को रहना चाहिए। हाँ, रेगुलेटरी गवर्नमेंट के अंदर होना चाहिए कि प्राइस दे कैन कंट्रोल, प्रोसेस दे कैन कंट्रोल। बट ये है कि हर जगह इतने ज्यादा ऐप आप डाल देंगे तो उसमें डिजास्टर्स होने की संभावना है। सर, ये कारण ये था कि स्टार्टअप बिहार हो गया, स्टार्टअप उड़ीसा हो गया, जितने भी स्टार्टअप्स से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेजर इसी कॉन्सेप्ट को ही फॉलो कर रहे हैं, और जिसको लेके फंड के तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। और कहीं ना कहीं मेरे को ये रियलाइज हुआ इससे कि जो फंड इनके पास जा रहा है वो गलत तरीके से जा रहा है, गलत यूटिलाइजेशन उसका हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये लॉस मेकिंग। अब स्टार्टअप के पास 1,000 करोड़ आया, 1,000 करोड़ और इन्हीं सब में अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, आप अच्छा स्टार्टअप जो बंदा इनोवेशन कुछ लाया है, कुछ टेक्नोलॉजी बेस पे फोकस किया है, उसको फंड नहीं मिला, तो फिर तो ये गलत है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या आईआईटी ऐसा कुछ सोचेगा, प्लान करेगा? हम लोग तो हमेशा जो भी स्टार्टअप आते हैं उनको बोलते हैं कि आप 50 साल का अपना एनालिसिस करिए कि फ्यूचर में 50 इयर्स में आपकी क्या सिचुएशन रहेगी, एंड व्हाट आर दी यू फोरसी दी चैलेंजेज, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ये सबको देख के एनालिसिस करके ही हम बोलते हैं कि आप इस स्टार्टअप को आगे बढ़ाओ या नहीं बढ़ाओ। देखिए, कुछ भी शुरू करने के लिए जैसे डुप्लीकेसी मैं कहूँ, अब प्लेटफॉर्म और मेथड तो एक ही है। जितने भी आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं ऑलमोस्ट एक ही टाइप का प्लेटफॉर्म है, उसमें कोई इनोवेशन नहीं है। इनोवेशन तब आए जब आप उसके अंदर कॉस्ट इफेक्टिवनेस, टाइम इफेक्टिवनेस और कंज्यूमर को क्या बेनिफिट एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये बहुत ही जरूरी है। और ये इसके लिए ही इनोवेशन की आवश्यकता है। इसमें एआई काम कर सकती है। जैसे हम क्यों नहीं जो है अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को में एआई का उपयोग करके क्यों नहीं हम ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेटर कर सकते हैं, जिसमें कि टाइम, कॉस्ट, लोगों का हेल्थ सब कुछ खराब हो रहा है। ये सब चीजों में होना चाहिए। सर, तो ये क्यों नहीं हो रहा है? ये इसमें अभी धीरे धीरे लोगों ने काम करना चालू किया है। ऐसा है कि बहुत शॉर्ट समय में इनोवेशन से अर्निंग को सोचना अच्छा इनोवेटिव आइडिया नहीं है। इनोवेशन करना चाहिए उसको लॉन्ग टर्म देख करके। ऐसा नहीं कि मैं 2 महीने में कोई प्लेटफॉर्म बना, तीसरे महीने से अर्निंग हो जाए, तो वो इनोवेशन नहीं है, कहीं ना कहीं से वो डुप्लीकेसी है। तो उस सब को अवॉइड करना चाहिए और कुछ बड़े गोल को लेकर के, जो भी इनोवेटर हैं बड़े गोल को लेकर के चलना चाहिए। ग्लोबली आउटरीच का वो प्लान करते हैं, हाँ, जो इनोवेटर होते हैं। हाँ, ग्लोबली, और ग्लोबल मार्केट को भी देखना चाहिए, ग्लोबल डिमांड को भी देखना चाहिए। क्योंकि ग्लोबल डिमांड को नहीं देखेंगे तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि अभी जिस तरह की मार्केटिंग है वो तो ग्लोबली हो गई है। अभी हर ब्रांड आपको हर शहर में मिलता है, हर चौराहे पे मिलता है, तो ये सब चीज़ों को थोड़ा देखना चाहिए। लेकिन फिर भी अभी इनोवेशन की बहुत आवश्यकता है और अच्छे इनोवेशन की आवश्यकता है। जैसे अभी
क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा चैलेंज है। इसमें कोई बहुत बड़ा इनोवेशन की आवश्यकता है कि हम किस तरह से टेम्परेचर जो हीट है, आज देखिए टेम्परेचर यहाँ 40 डिग्री है, कल को 42 होगा, क्या इस हीट को कहीं न कहीं से हम लोग कन्वर्ट करके एनर्जी के दूसरे रूप में उपयोग कर सकते हैं क्या? तो ये इस तरह की चीजों को हमारे युवा वैज्ञानिकों को सोचना पड़ेगा कि सर, क्या आईआईटी पटना में ऐसा कुछ R&D चल रहा है? हम लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं और कुछ विद्यार्थी काम कर रहे हैं इस पर, लेकिन ये प्रयास है कि इसमें कुछ नया इनोवेशन की आवश्यकता है और बड़े स्केल में आवश्यकता है कि एनर्जी को कन्वर्ट करने की, क्योंकि कितना एसी आप लगाएंगे, जितना एसी लगाएंगे उतना ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आप उत्सर्जन करेंगे और वो जाके क्लाइमेट में, लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पहाड़ों में परत जो है बिखर रही है, तो इन सारी चीज़ों का एक समाधान होना चाहिए ना, क्योंकि देखिए जितनी भी आप टेक्नोलॉजी आप डेवलप कर लें, लेकिन प्रकृति के साथ यदि समन्वय स्थापित नहीं करेंगे तो टेक्नोलॉजी आपकी काम नहीं आएगी, रखी की रखी रहेगी। अच्छा सर, 5 ऐसे स्टार्टअप्स बताइए जो पटना के इंक्यूबेशन सेंटर में इंक्यूबेट हुए हैं और आपको लगता है कि बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छे हैं। एक तो हम लोगों का त्रिपुरा के एक विद्यार्थी ने डेवलप किया है कि बिना बिजली के वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, जैसे खास करके उन क्षेत्रों में जहाँ पर कि बिजली की कंटिन्यूअस सुविधा नहीं रहती है या इंटरप्ट होते हैं या बाढ़ आ गई, तो साफ पानी आपको कैसे मिलेगा? तो ऐसे में उस इनोवेटर ने ऐसा बनाया है अपना सिस्टम जिसमें कि बिजली की आवश्यकता नहीं। और उससे आपको पानी उतना ही मिलता है जितना आरओ से मिलता है। दूसरा है कि उसमें पानी का वेस्टेज नहीं है। तो ये एक तो इनोवेशन है जिसमें कि बहुत पोटेंशियल है और उनको बहुत सारा जो है ऑर्डर भी मिल रहे हैं, कंपनी अच्छी कर रही है। दूसरा एक हमारा जो है एग्रीकल्चर ड्रोन जो डेवलप किया है विद्यार्थी ने, वो ड्रोन का भी काफी सिंचाई के लिए और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, जितनी आवश्यकता है फसल को उतने ही पानी देना है, तो उसके लिए जो डेवलप किया है उसके भी बहुत सारे जो है उसको ऑर्डर मिल रहे हैं और वो 100 करोड़ से ऊपर का उनका टर्नओवर हो गया है। तीसरा हमारा इनोवेशन है मेडिकल के क्षेत्र में, जो लिम्ब होती है, हाथ वगैरह होते हैं, वो आर्टिफिशियल लोग लगाते हैं जिनके नहीं है, लेकिन उसमें सेंस नहीं होता है। तो हम लोगों ने उसमें सेंस डालने की कोशिश की है, जिससे कि आदमी को फील हो, जैसे वो प्रेशर दे रहा है तो उसको फील होना चाहिए नफ्स में, तो ऐसा इस तरह का इनर्ट नहीं है। इस तरह का एक इनोवेशन किया है जिसका कि काफ़ी लोग जो है उसको सराह रहे हैं और उसको मेडिकल परीक्षण भी कई जगह हो चुका है और ये इनोवेशन भी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो एक इनोवेशन है जिसमें कि लैंग्वेज कन्वर्जन है, कि चेंजिंग द लैंग्वेज, जैसे हम आप हिंदी में बात कर रहे हैं, इस कन्वर्सेशन को यदि कोई दूसरे विषय का व्यक्ति चाहता है सुनना, जिसको कि ये हिंदी भाषा नहीं आती, तो वो अपनी भाषा में उसको समझ सकता है। तो कई लैंग्वेज में काम हो रहा है, तो लैंग्वेज प्रोसेसिंग का काम है, इसमें भी काफ़ी कुछ लोग जो है काम कर रहे हैं। तीसरा एक हमारा यहाँ से इनोवेशन हुआ कि ग्राफीन 2D मटेरियल के बारे में अच्छा रिसर्च मेटलर्जी डिपार्टमेंट में हो रहा है और उन्होंने काफ़ी 2D मटेरियल 3D मटेरियल डेवलप कर रहे हैं, जिनका बहुत ही अच्छा जो आपको इसमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में उसका उपयोग है और वो बहुत ही अच्छा रिसर्च है। इसके ऊपर उनके पेटेंट भी हैं, उनके रिसर्चर्स काम भी कर रहे हैं। तो ये 4-5 जो अच्छे हैं, इसके अलावा सभी अच्छे हैं, लेकिन ये थोड़े प्रॉमिसिंग ज़्यादा हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्राफीन बहुत ही इम्पोर्टेंट मटेरियल है। सर, एवेंजर के बारे में जानते हैं? एवेंजर, टर्मिनेटर, रियलिटी में प्रूव नहीं हो रहा है। हाथ का सेंसस अगर मशीन अगर समझ जाएगा, फिर धीरे धीरे बॉडी में भी तो सेट हो सकता है पूरा फुल। धीरे धीरे हो। तो कहीं ना कहीं एवेंजर और टर्मिनेटर रियलिटी में कहीं होने जा रहा है। कहीं हो सकता है आने वाले भविष्य में। तो देखिए, जैसे आपको है कि देयर इज नो नीड ऑफ सर्वेंट, रोबोट कैन हेल्प यू। वो आपको खाना ले आके दे देगा, आपके बिस्तर को ठीक कर देगा, आपके
कि जो भी आप बोलेंगे वो करेगा। तो धीरे धीरे अभी जैसे देखिए ना, अभी चश्मे आ गए हैं मेटा के, हाँ, आप मुंह से बोल दिए और वो बताएगा कि आप कहाँ हैं, यहाँ का टेम्परेचर क्या है, सब कुछ है। तो धीरे धीरे आ रहा है। वो बट सब हम पहले हम लोग लोग, सीरीज और फिल्मों में देखते थे कि हाँ आंखों के आगे सब आ जा बिल्कुल रहे बिल्कुल, तो ये इस तरह से आ जाएगा धीरे धीरे। लेकिन ठीक है, इसको अडॉप्ट भी करना चाहिए, लेकिन इसके लिमिटेशन को भी हमें समझना चाहिए हैं। कि ह्यूमन को टेक्नोलॉजी के ऊपर उतना ही डिपेंड रहना चाहिए जितनी कि आपकी आवश्यकता हो। ओवर डिपेंडेंट जो है कभी कभी डिजास्टर्स हो सकता है, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी के दोनों पहलू हैं। तो हमें केवल एक पक्ष का को देख करके नहीं चलना नहीं चलना चाहिए, चाहिए, दोनों पक्ष उससे का सोचना आने वाले जो थ्रेट हैं उनको भी समझना पड़ेगा और उस पर भी काम काम करना। करना पड़ेगा। अच्छा सर, मेरे को 5 ऐसे स्टार्टप्स बताइए जो बिहार में अच्छा काम कर सकते हैं, जो स्टार्टअप्स को बिहार की आवश्यकता है। देखिए, हाँ बिहार में आवश्यकता तो है कि हमें एक मिनी फूड प्रोसेसिंग प्लांट यदि कोई इकोनॉमिकली वायबल हम्म, और एक्सेप्टेबल इस तरह की टेक्नोलॉजी कोई डेवलप करके लाए, हम्म, जो कि हम छोटे छोटे गांवों में लगा पाए। क्योंकि हम्म, होता क्या है कि किसानों की बड़ी समस्या बिहार में ये है कि जब वो उत्पादन करते हैं हम्म, उस समय उनके पास ग्राहक नहीं होता है, हम्म, और ग्राहक होता भी है तो प्राइस नहीं मिलती है। हम्म, फिर दूसरी बार वो उस फसल को उगाना छोड़ देते हैं हम्म, और दूसरी फसल पे जाते हैं, हम्म, तब फिर वो महंगी हो जाती है। हम्म, तो जब, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि हम्म, बहुत सारा प्लेन जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, हम्म, इसकी फर्टाइल लैंड है, इसके अंदर टमाटर की बहुत उपज होती है, बहुत ज्यादा टमाटर होता है। लेकिन जब टमाटर पैदा होता है, हम्म, किसान उसको मार्केट में लेके जाता है, तो कभी कभी 50 पैसे पर केजी के हिसाब से भी कोई खरीदने वाला नहीं हम्म, होता है। और वो इतना मजबूर हो जाता है कभी कभी कि सोचता है कि जो पेट्रोल का पैसा है वो भी ट्रैक्टर जो लेके आए हैं उसका भी नहीं गिरेगा, हम्म, वो वहीं सड़कों पे छोड़ के चला जाता है। हम्म, क्या हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना पाए कि हम कुटीर उद्योग जो है इस क्षेत्र में, जो हमारी फल है सब्जियां हैं उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए बना पाए? जैसे हमारा लीची है, हम्म, बहुत शॉर्ट लाइफ होती है उसकी। हम्म, तो ये देखिए, अभी बिहार में प्रदर्शनी लगी थी 100 आम की वेराइटी का। हम्म, तो क्या हम इसको अच्छे से प्रिजर्व करके इसको ठीक ठाक रख सकते हैं, या इसके पल्प निकाल करके मार्केट में ले जा सकते हैं? हम्म, तो ये इस तरह के स्टार्टअप की आवश्यकता है बिहार में, जो कि नीड है ग्रामीण क्षेत्रों में। उन्हें नहीं पता है, वो उनके पास इतना बड़ा फ्रिज नहीं है कि 10-5 किलो कोई चीज रख पाए, हम्म, और उनके पास टनों में उपलब्धता है। तो क्या करें? इसी तरह से जब गोभी का सीजन आता है तो गोभी की प्राइस इतनी कम हो जाती है कि उनको प्रिजर्व करने की जगह नहीं। तो क्या कुछ अल्टरनेटिव फूड प्रोडक्ट उनको बना करके उनकी इकोनॉमिक स्थिति को हम सुधार सकते हैं? तो एक तो हम लोगों को लगता है कि इस तरह के स्टार्टअप की जरूरत आवश्यकता और ये स्टार्टअप ही बिहार में औद्योगिक क्रांति लाएगा लायक। इस तरह का। क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी इधर उधर आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो है नीड बेस्ड, जैसे कि अभी गाँव में डेयरी का है, क्या छोटे छोटे संयंत्र हम लगा सकते हैं कि प्रोसेसिंग हो जाए वहीं पे जाना पड़े, देर नहीं पड़ना पड़े, लॉस नहीं हो लोगों का समय। तो डोर टू डोर जो है कलेक्शन सेंटर के लिए, और वहां पे वहीं की प्रोसेसिंग हो जाए, तो मुझे लगता है कि इन सब क्षेत्रों में काम करना शुरू तो हुआ है, लेकिन इसको बड़े स्केल में शुरू करना चाहिए, जिससे लोग जो है आ, किसान की जो आय दुगनी तिगनी करने की परिकल्पना है उसको रियलिटी में हम कन्वर्ट करें। अच्छा, कुछ ऐसे इंडस्ट्री जिनका अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है, जो अगर यहाँ पे इंडस्ट्री हब बनाना चाहें तो अच्छे से ग्रो करेंगे, स्केल अप अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन उनको जानकारी नहीं है। ये देखिए, बिहार में तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री के लिए समस्या है वो लैंड की समस्या है, हमें लगता है। नहीं सर, समस्याएं ठीक है। लैंड, मेरे को पर्सनली लगता है लैंड एक्विजिशन उतना बड़ा डील नहीं है। अगर किया जाए तो सही तरीके से किया जाए तो बिहार के पास जमीनें हैं। जमीन देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लागू किया, बिहार में उससे ज्यादा पोटेंशियल है, 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट भी आ सकते हैं, जिनका आप देखिए एक छोटी सी इंडस्ट्री, पहले
मखाना जो है ये एक व्रत के समय में जो लोग फास्टिंग करते थे उस समय का एक खाद्य पदार्थ था हाँ। शुद्धता के दृष्टि से। लेकिन आज देखिए ये इंडस्ट्री कितना ग्रो कर गई, इसकी डिमांड कितनी बढ़ गई है। क्या इसको हम लार्ज स्केल अप कर सकते हैं कि जो नीड है अभी लोगों, मुझे पता चला कि जितनी आवश्यकता है उतना हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस इंडस्ट्री को हमें बढ़ाना चाहिए जिसकी डिमांड है। नहीं, अभी तो पैकेजिंग में अभी पैकेट करके मस्त से मखाना में कुछ मसाले वगैरह हाँ, कई तरह के मिल कई रहे तरह हैं। के। अब नहीं, देखिए ये छोटे चीज मैं छोटे, देखा। जैसे बिहार में हाँ। चूंकि रॉ मटेरियल जो है हाँ। हमारे पास रेडीमेड अवेलेबल नहीं है किसी बड़ी इंडस्ट्री के लिए। जैसे हमारे पास कोयले की बहुत बड़ी खदान नहीं है, आयरन का कोई वो नहीं है, सीमेंट के लिए कोई बहुत बड़ा उतना नहीं है कि जो सस्टेन कर पाए लंबा। लेकिन ये जो हमारी फूड इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री है, कॉटेज, इनकी बहुत मुझे लगता है कि ये इससे हम बहुत बड़ा स्केल अप कर सकते हैं। पता नहीं आपने दरभंगा में हाट देखा है कि नहीं, वहां पर एक बाजार है, उसको आप हाँ। देखिए, वहां जाने के बाद आप लगेगा कि आप बिहार में है ही नहीं है। हाँ। इतना सुंदर हाट है, इतनी मटेरियल है, इतनी तरह की विविधता है, उनको देखने के बाद लगता है कि आप किसी फॉरेन के मार्केट में घूम रहे हैं। तो इस तरह से इसकी चीजों को थोड़ा हमें बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना जहाँ चाहिए। जहाँ की चीजें हैं तो सही से वो, मार्केट करना पड़ेगा। हाँ सही से मार्केट, और उसको एक इंडस्ट्री का रूप देना पड़ेगा, स्वरूप देना पड़ेगा। और बिहार में चूंकि लैंड होल्डिंग छोटी छोटी है, इसलिए यहाँ पे कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव टाइप की चीजों का बहुत ही आवश्यकता है जिसको कि बड़ा करने के लिए। क्योंकि देखिए बड़ी इंडस्ट्री आएगी तो उसको बड़ा फीडर चाहिए, हम्म। ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए। हम्म। तो वो रॉ मटेरियल के लिए हमें एक कोऑपरेटिव सिस्टम पे जाना पड़ेगा, जैसे कि लेकर के आइए बहुत सारी चीजें, छोटे छोटे लोगों को लेकर के आइए, जोड़िए और फिर उसको आगे। तो ये सब इंडस्ट्री जो है यहाँ पे हो सकता है। मैं- अच्छा कि सर, आईआईटी और आईआईएम का जो आईआईएम गया के साथ आईआईटी पटना का जो कोलैबोरेशन है, इससे क्या फायदा मिल रहा है बच्चों को? इससे एक तो विद्यार्थियों का समय और उनके ऊपर जो स्ट्रेस रहता था कि बीटेक करके आपको कुछ लोग मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो उन्हें बीच में तैयारी करनी पड़ती है, उसके लिए उनको समय चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि नहीं हो पाता है पहले राउंड में, फिर उन्हें बीच में गैप हो जाता है, या फिर वो विमुक्त होकर के चले जाते हैं कि नहीं मैं इधर नहीं, मैं इंडस्ट्री में जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। तो ये एक समय बचता है, लड़कों में स्ट्रेस नहीं है, और चूंकि ये लड़के बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत शार्प स्टूडेंट हैं, तो उनके करने से उनका समय बच जाएगा। और सारा वही डिग्री उनको मिलनी है, वही सिस्टम है, वही टीचर है। तो एक ये एक बेनिफिट है इनको कि डायरेक्ट इन्हें कैट वगैरह देने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि ऑलरेडी वो एंट्रेंस दे के आ ही रहे हैं, तो क्या इंटर्न देके आ रहे हैं, लेकिन यदि आप केवल सिंपली बीटेक करेंगे किसी आईआईटी से तो आपको कैट देना ही पड़ेगा। देना पड़ेगा। इसमें कैट देना नहीं है, और समय का बचत है कि बचत। कंटिन्यूटी बनी। तो ये इसी तरह का हम लोगों का आईएम मुंबई से भी है और बोधगया से भी है, दोनों जगह से। अच्छा सर, आईआईटी पटना का प्लेसमेंट अभी अच्छा जा रहा है, लेकिन एक सवाल यहाँ आता है कि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट और कैसे डेवलप हो बच्चों का? इसके लिए हम लोग कंटिन्यूअस जो है वर्कशॉप कराते रहते हैं। हाँ। इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस लोग जो हैं उनके लेक्चर कराते रहते हैं, हाँ। उनको बुलाते रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो इंटर्न में लड़के जाते हैं, कई बार उनको ऐसी चैलेंजिंग प्रॉब्लम पे काम करने को मिलता है जिससे कि वो सोचते हैं कि क्यों ना हम इस सॉल्यूशन को खुद से डेवलप करके और इंडस्ट्री को दें। तो ये धीरे धीरे हो रहा है, और इसमें हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा से, क्योंकि हमारे पास तीन तीन सेंटर हैं इनोवेशन के, टीबीआई है, टीआईएच है, आईसी है। तो ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी देता है और लड़के कर रहे हैं। क्यों कारण ये है सर, कई सारे आईआईटीज आईआईएम के मैंने सुना कि बच्चे प्लेस नहीं हो रहे और वो लोग एग्रेसिवली जॉब की तरफ भाग रहे हैं। और मेरे को ये चीज़ खराब लगता है, क्योंकि इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूशन जिसको आरएनडी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो आरएनडी के ऊपर फोकस ना करके वो जॉब की तरफ भाग रहा है, जिन पे मतलब जिन पे हम भरोसा करेंगे कि भविष्य यही है, आगे का कुछ प्लानिंग अच्छे से करेंगे, देश को अच्छी दिशा दिखाएंगे, और वो जॉब की तरफ भाग रहे हैं। हाँ देखिए, लेकिन ये तो दोनों चीज़ें सत्य है जो आपने कहा कि बहुत कम परसेंट में लड़के इनोवेशन के तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं।
लेकिन ये है कि इसके लिए हमें इनोवेटिव माइंड शुरू से ही डेवलप डेवलप करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। और इसलिए अभी हम लोगों ने जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों को भी एक्सपोजर दिला रहे हैं कि आप जानिए इंडस्ट्री की प्रॉब्लम, और इंडस्ट्री से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम जो है, रियली जो सीरियस प्रॉब्लम है उनको पोज करिए, और स्टूडेंट 2-3 साल काम करे और उसके बाद जो है उसे लगे कि मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूं, तो वो डेवलप करेगा। और दूसरा है कि अभी पीएचडी भी हम लोग जो है प्रोडक्ट बेस्ड पीएचडी के बारे में चल रहा है चिंतन की हम पब्लिकेशन बेस्ड नहीं करके प्रोडक्ट प्रोडक्ट बेस्ड बेस करें। करेंगे, बहुत तो बढ़िया। कोई आपने प्रोडक्ट बना दिया, कोई पेटेंट करा दिया, तो वो प्रोडक्ट यदि इकोनॉमिकली अच्छा है तो निश्चित तौर से वो मार्केट में जाएगा। तो इससे भी एक लोगों के मन में आएगा कि नहीं मुझे प्रोडक्ट बनाना है, और प्रोडक्ट जब बनेगा तो पीएचडी भी मिल जाएगी, प्रोडक्ट भी हो जाएगा और प्रोडक्ट उनका होगा। तो इस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं धीरे ये धीरे सर बहुत सही आइडिया है कि आप रिसर्च पेपर पब्लिश करने के बजाय प्रोडक्ट बेस पे प्रोडक्ट बनाए। फोकस रहिए, जी वो ये बहुत सही चीज़ है। अच्छा सर, एक और सवाल यहाँ से आया, चूंकि आईआईटी से ये भी जुड़ा है। हम लोग के देश में जीडीपी का जो हिस्सा आरएनडी में इन्वेस्ट हो रहा है वो बहुत ही कम है, शायद 0.6 या 87 ऐसे कुछ है परसेंट जो जो आरएनडी पे फोकस है, जबकि 2 से 3% जीडीपी का मिनिमम आरएनडी पे इन्वेस्ट करना ही चाहिए। हर कंट्री अभी कर रहा है, जितने भी अच्छे कंट्रीज हैं वो कर रहे हैं। तो इस पे आपका क्या राय है? तो मेरी राय कि ये जो परसेंटेज आपने बताया ये मूलतः जो है भारत सरकार या जो सरकारी पैसा है। लेकिन देखिए आरएनडी में एक क्रांति लाने के लिए आवश्यकता है कि हर सेक्टर जो है अपने लिए आरएनडी फंड जो है कहीं ना कहीं से चिन्हित करके और वो सपोर्ट करे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को। केवल सरकार के बल पे रिसर्च केवल हो और फिर आप प्रोडक्ट लें तो ये नहीं चलेगा। अपनी समस्याओं को ले आइए रिसर्च इंस्टीट्यूशन के सामने, साथ में मिल करके उसका समाधान करें और उस पर आप खर्च करिए, तब तो संभव है। और ये धीरे धीरे आ रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों में आरएनडी सेंटर खुल रहे हैं और धीरे धीरे उन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ेगा। निश्चित तौर पे इसमें पैसा तो और बढ़ना चाहिए। बिहार सरकार से आईआईटी का कैसा रिश्ता अभी है? बहुत ही अच्छा रिश्ता है। आपने देखा कि बिहार सरकार ने कई बड़ी योजनाएं हम लोगों के साथ शेयर की हैं जिनमें हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे एक पॉलिटेक्निक में जो सीओई सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो है डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में, जैसे ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयरिंग है, एआईएमएल है, इसके बाद ड्रोन टेक्नोलॉजी है, इसके बाद ईवी की टेक्नोलॉजी है, इस तरह के कई सेक्टर में रोबोटिक्स है, इनमें बने हुए हैं इन सेंटर में। और विद्यार्थी आपको खुशी होगी जान करके कि अब यहाँ के पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी खुद से अपनी ड्रोन बना के उड़ा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैमरा लगा के कैप्चरिंग कर रहे हैं। तो ये इस एक तो बिहार सरकार के सौजन्य से ये हम लोगों ने किया है। दूसरा, बहुत सारे जो सरकारी स्कूल हैं उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की जो लैब होती थी उनका मॉडर्नाइजेशन आईआईटी पटना के शिक्षकों के साथ मिलकर के शिक्षा विभाग ने किया है। तो ये भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें कि लैब की सुविधा जो है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना जरूरी है। कहीं लैब नहीं थी तो लैब का निर्माण किया है। तीसरा हम लोग कर रहे हैं कि पूरे बिहार के जितने ब्रिज हैं उनका जो है पूरी हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम आईआईटी पटना कर रही है। और अभी आपने देखा होगा कि हम लोगों ने विक्रमशिला जो पुल था जिसके क्षतिग्रस्त हो गया था उसको यथाशीघ्र अब तो चालू हो गया है। उसको चालू करने में आईआईटी पटना के भी शिक्षकों का बहुत बड़ा सहयोग रहा। हमें देखा उसका मॉनिटरिंग सिस्टम कुछ लगा है। हाँ जी जी, सारा मॉनिटरिंग है और वो ऑनलाइन आप देख सकते हैं अपने रूम से, और किसी भी तरह की कोई डिफॉर्मेशन हो तो उस तरह। और हम लोग अलर्ट भी करते हैं कि जहाँ पर हम ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कहीं पे हमें कोई ऐसी असुविधा नज़र आती है तो हम बिहार सरकार के को सूचित करते हैं कि यहाँ पर कुछ ध्यान देना चाहिए और वो ध्यान दे भी रहे। तो अच्छा समन्वय है और काफ़ी काम हम लोग कर रहे हैं, और भी छोटे छोटे बहुत सारे कामों में आईआईटी पटना इन्वॉल्व है, लेकिन ये मेजर प्रोजेक्ट जो है हमने बताया कि इसको। नीतीश कुमार जी से सीएम थे, फिर अचानक से बदलाव देखने को मिला, सम्राट चौधरी जी बन गए, तो इससे क्या कुछ असर पड़ा
नहीं को हम लोगों को तो कोई असर नहीं हाँ। पड़ा है, लेकिन क्योंकि दोनों का के मन में आईआईटी पटना के प्रति बड़ा ही अच्छा स्नेह रहा है। हम्म, हम लोगों नीतीश कुमार जी से भी मिले, माननीय वर्तमान के मुख्यमंत्री जी से भी मिले, इन सारे के मन में है, और इसलिए मैं कहा कि वो 29 तारीख को आ रहे हैं हाँ, एआई का उद्घाटन करने। अच्छा, एक और सवाल आपसे जुड़ा हुआ। जी। मैंने जो अभी हाल ही में कुछ वीडियोस देखा IACCS IAF स्कैम को लेके, वो क्या है मेरे को थोड़ा बताइए, जिसमें मुझे भी नहीं पता है कि ये क्या है। हाँ, इसमें आपका नाम मतलब एक दो वीडियोस मैंने देखा जिसमें देखा गया नहीं नहीं, कि ये कुछ मनगढ़ंत हाँ, लोगों के द्वारा 5-6 सालों से ये षड्यंत्र चल रहा है। इसका हाँ, किसी भी तरह से किसी भी तरह का कोई न जुड़ाव है, न मेरा कोई इससे संबंध है। हाँ, और इनफैक्ट मैं को बताऊं कि मैंने कोई डीआरडीओ का आज तक कोई आर&डी प्रोजेक्ट या कंसल्टेंसी ये प्रोजेक्ट नहीं इसमें किया। दिखा रहा है एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ये मेरा विषय ही नहीं है यार, कंट्रोल सिस्टम। मैं नहीं, तो अर्थ इसमें साइंटिस्ट हूँ। कुछ हाँ, वो भी काफी जो पैसा दिखाया जा रहा है 600 या 800 करोड़, मेरे को अभी दिमाग में आ नहीं रहा है वो 600 800 ये करोड़ का ऐसा स्कैम। है कि हाँ, कोई व्यक्ति को भारत में कुछ भी आरोप लगाने की स्वतंत्रता है, हम्म, और ये आज से नहीं, हम्म, 2018 से इस तरह की बातें एक दो व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा किया है, जाए। जिनके कुछ निहित स्वार्थ हैं, जिनके कारण करते हैं। हाँ, लेकिन आप ये सोच लीजिए कि जो व्यक्ति को उतने पैसे का प्रोजेक्ट ही नहीं मिला तो उससे ज्यादा का घोटाला कैसे कर सकते हैं? यदि हाँ, आपको 200 रुपये का प्रोजेक्ट मिला और कोई कहे कि 1000 का आपने घोटाला कर दिया, तो ये तो दिवा मिथ्या है। और इस तरह के लोग हैं जो इंस्टीट्यूट की छवि और व्यक्तिगत छवि को खराब करने के लिए ये एक तरह से सोची समझी षड्यंत्र है, और कुछ ही एक दो व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है, ये कोई ऐसा नहीं है। और यदि ऐसी बात होती तो भारत सरकार बहुत पहले जांच कर लेती। अच्छा, उस वीडियो में और एक चीज आया कि आरएसएस के सपोर्टर हैं, नेता भी बहुत जल्दी बनने वाले हैं। नहीं नहीं, ये देखिए, किसी देश के समस्याओं के बारे में बोलना, देश हाँ, की एकता और अखंडता के बारे में सोचना, हाँ, यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि किसी एक व्यक्ति की विचारधारा है, ये हर भारतीय को होना चाहिए और हमें गर्वान्वित होना चाहिए। हम जिस देश से, जिस धर्म से जुड़े हैं, उसके लिए गौरव महसूस होना कौन सी मतलब ये बुराई है? भाई, हम अपने माता पिता के प्रति गौरवशाली नहीं हैं, हाँ, हम प्राउड नहीं फील करते हैं अपने माता पिता के प्रति, अपनी जन्मभूमि के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, तो फिर व्यक्ति का चरित्र निर्माण क्या है? यही है ना कि हम सोचते हैं। तो ये, अब ऐसा सोचने वाला तो देश का हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, तो हर व्यक्ति नेता तो नहीं बनेगा। हमको लगता है पर्सनल थॉट प्रोसेस अलग होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग बिल्कुल होना बिल्कुल, चाहिए। पर्सनल सबका अलग है। हाँ, और इंस्टीट्यूशनल। इसमें कोई गुरेज नहीं है कि मैं ईश्वर में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ, और आज से नहीं हूँ। हमारे संस्कार ही ऐसे हैं बचपन से कि हमें ये सिखाया गया है, और उसको आज भी फॉलो करते हैं। सर, अगर सच्ची में 600 या 800 करोड़ आपको मिल जाए तो आप क्या करिएगा, ये बताइए। तो ये एक तो ये देखिए, ये तो हाइपोथेटिकल चीजें नहीं, हैं, और फिर भी पहला स्टेप मुझे क्या है? नहीं, यदि मुझे उस तरह की कोई फंडिंग होती है, हाँ, तो एक तो स्पेसिफिक किसी उद्देश्य के लिए होगी, उस उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करेंगे। जो भी हमको प्रोजेक्ट मिले हैं, वो सारे प्रोजेक्ट मैंने अच्छे से पूरा किया है, और अच्छे कार्य किए हैं, उससे आउटपुट भी अच्छे आए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब चीजें, भाई इसी 50 विद्यार्थियों को मैंने पीएचडी कराई है, और सब अच्छे इंस्टीट्यूशन में, आईआईटी, एनआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो उनको जो ट्रेनिंग मिली है उसी की परिणति है। तो ये इस तरह का व्यवहार और इस तरह के आचार विचार रखने वाले जो लोग हैं, जो किसी के आगे बढ़ने से जलते हैं, तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ये तो बात सही है सर। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपको बिहार का एजुकेशन सिस्टम में 5 ऐसी खामियां देखें तो क्या क्या होगा आपके नज़र में? नहीं, हमें एक तो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मैं खामी नहीं कहूँगा, उसमें और सुदृढ़ करना चाहिए। दूसरा है कि टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत ही आवश्यक है।
टीचर्स को, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेकर। हाँ, सब्जेक्ट्स हाँ। को लेकर के, और जो नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में। हाँ। तीसरा मैं कहूँगा कि टेक्नोलॉजी के द्वारा हर स्कूल को जुड़ना चाहिए, हाँ। और अच्छे शिक्षकों के लेक्चर जो है विद्यार्थियों को उपलब्ध होना चाहिए, हाँ। कि एक स्कूल में बहुत अच्छा कोई लेक्चर है तो दूसरे स्कूल वाला भी उसको लाभान्वित हो। तो ये सारी चीजें मतलब करनी चाहिए, क्योंकि ये जो एजुकेशन सिस्टम है इसको हमें गांव और शहर में भेद नहीं होना चाहिए। इससे हम पलायन को भी रोक सकते हैं, व्यवस्था को भी दुरुस्त रख सकते हैं, कि व्यक्ति अपने गांव में भी वही शिक्षा मिले जो पटना के शहर में मिलती है, तो फिर कोई पटना आने की आवश्यकता नहीं। तो क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल एंड एवरीवन का राइट होना चाहिए, और वो उसके लिए बिहार सरकार को प्रयास करना चाहिए, जिसमें कि लोग धीरे धीरे कर रहे हैं लेकिन और तेज गति से होना चाहिए। इससे क्या है, ड्रॉप आउट भी थोड़ा कम होगा। आर्थिक दृष्टि से जो लोग थोड़े कमजोर हैं वो लोग भी धीरे धीरे जो है उसमें ड्रॉप आउट कम हो जाएगा। ड्रॉप आउट बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यदि मान लीजिए कि मेरे घर के बगल में हाई स्कूल यदि 10 किलोमीटर दूर है तो आज का लड़का 10 किलोमीटर पैदल नहीं जा सकता। लेकिन यदि स्कूल बगल में है तो निश्चित रूप से ड्रॉप आउट के बारे में नहीं सोचेगा। और यदि अच्छी क्वालिटी एजुकेशन है जिसमें टीचर इंगेज रखे विद्यार्थियों को, लड़के कुछ सीख के जाएं तो घर में बताएं कि आज मैंने नया क्या सीखा है, ऐसी अनुभूति यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में ला पाए तो मुझे लगता है कि एक अभूतपूर्व क्रांति के रूप में एजुकेशन सिस्टम बिहार का सुधर जाएगा। सर एक्चुअली बिहार में जो युवा वर्ग है, मैंने जो नोटिस किया आने के बाद तो ये समझ आया कि एक युवा वर्ग है जो नेता बनना चाहता है और जो दबंग बनना चाहता है। एक युवा वर्ग है जो बिहार पुलिस और आर्मी पे फोकस्ड है। एक युवा वर्ग है जो एसएससी, बीपीएससी और लाइक गवर्नमेंट जितने भी जॉब्स हैं उस पे फोकस्ड है। एक युवा वर्ग है जो पलायन कर रहा है यहाँ से, और दूसरा छोटा टुकड़ी आता है जो आईटी वगैरह में जाना चाहते हैं, जो मैनेजमेंट में जा रहे हैं, छोटा बहुत कम हिस्से वाले वर्ग में वो आते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका मेजर इशू मेरे को ये दिखा कि कहीं ना कहीं लगभग लोग गवर्नमेंट पे ही डिपेंडेंट है, यहाँ के सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि बिहार में सब कुछ निर्माण के साथ साथ माइंडसेट को चेंज करना आवश्यक। तो ये इसी का परिणति है कि जैसे कोई किसी के घर में शिक्षा उतनी नहीं है, हाँ। तो उसका जो एम ही होता है कि बच्चा मेरा पुलिस बन जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ। लेकिन जिसके घर में पुलिस है कि नौकरी है, वो हमेशा देखता है कि पिताजी पुलिस है तो मुझे मनमन दरोगा बनने की कोशिश करना पड़ेगा और बनना चाहिए। तो उसका वो इंस्पिरेशन है। जिसके लड़के दरोगे हैं वो सोचते हैं कि नहीं नहीं हमें तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन आना चाहिए। जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में आ गया उनके पुत्र पुत्रियां सोचते हैं कि आईएएस होना चाहिए, आईपीएस होना चाहिए। तो ये धीरे धीरे ये बदलाव की जरूरत है। लेकिन जो माइंडसेट, मेजॉरिटी माइंडसेट है, वो ये चाहता है कि जितनी जल्दी नौकरी मिल जाए उतना ही अच्छा है। आईआईटी में बच्चों को कितना लाभ हो रहा है, फंड्स का कैसे वो यूटिलाइज कर रहे हैं अपने आरएनडी पे, और खासकर बिहार सरकार कितना सपोर्टिव है स्टूडेंट्स को? नहीं, स्टूडेंट के लिए तो देखिए बिहार के जो एजुकेशन क्रेडिट कार्ड योजना है, हाँ। वो सारे जो यहाँ के विद्यार्थी हैं उनको फायदा मिलता है। दूसरा है कि जो भारत सरकार से फंड आता है तो मोस्टली वो टीचिंग और रिसर्च के लिए आता है, तो वो विभागों को अपनी आवश्यकता के अनुसार वो लोग मांगते रहते हैं। तो फंड की ऐसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे बड़े यदि उपकरण खरीदने हैं तो उसके लिए निश्चित तौर से कोई बड़े प्रोजेक्ट की आवश्यकता होती है। जैसे 15-20 करोड़ का यदि कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसके लिए निश्चित तौर पे हमें और फंडिंग एजेंसी का सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, हाँ सर, हम लोग बिहार एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे थे जी। तो बिहार एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए आपने कहा कि हमको ट्रेन टीचर्स चाहिए जो स्कूल में सही से पढ़ा पाएं, सब्जेक्ट्स को प्रैक्टिकली दिखा पाएं, उसको सही इम्प्लीमेंट करा पाएंगे क्या हो रहा है। अच्छा, ये बताइए बिहार के स्टूडेंट्स के पास कोर स्ट्रेंथ आपको क्या लगता है कि इनके पास ये कोर स्ट्रेंथ है? कोर स्ट्रेंथ है कि दो कोर स्ट्रेंथ है। एक तो दे आर वेरी इंटेलिजेंट, उनकी नैसर्गिक इंटेलिजेंस है।
और दूसरा है कि कठिन परिश्रम करने की प्रवृत्ति। अच्छा, चूंकि यहाँ से हम बात कर रहे थे कि वो लोग किस तरीके से कितने वर्ग में डिवाइडेड है और क्या क्या काम कर रहे हैं, उनका माइंडसेट चेंज करने के लिए क्या IIT IIMs ऐसे कुछ प्लान बना सकते हैं क्या? नहीं, इसी के लिए हम लोग आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हाँ। हैं। और आउटरीच प्रोग्राम में जैसे मैंने बताया कि पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में, तो हाँ। पॉलिटेक्निक में IIT के अंदर ही हम जॉब फेयर लगाते हैं और विद्यार्थियों को कंपनियां आती हैं, उनके इंटरव्यू लेती हैं, शॉर्टलिस्ट करती हैं, ग्रुप डिस्कशन करती हैं और फिर जाकर के उनको सेलेक्ट करती हैं। तो ये एक जो चीज है उसमें कई विद्यार्थी ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि मैं तो पहली बार इंटरव्यू जैसा शब्द सुना और देखा कि कैसे लोग हैं, तो एक एक्सपोजर अच्छा मिलता है। इसी तरह से धीरे धीरे IIT पटना का जो IC है, इंक्यूबेशन सेंटर है, वो धीरे धीरे 3-4 रीजनल इंक्यूबेशन सेंटर हम लोग बिहार में, बिहार सरकार के सौजन्य से हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। जैसे मुजफ्फरपुर है, गया है, ऐसे ही 2 भागलपुर है, एक और है, कोई 4 इनमें कर रहे हैं। तो वहाँ इनोवेशन जो है कि प्रवृत्ति, जैसे आपने कहा कि क्यों नहीं इनोवेशन में जा रहे हैं, तो ये धीरे धीरे वहाँ इनक्यूबेशन सेंटर जर्मिनेट हो रहा है और वहाँ के विद्यार्थियों और शिक्षकों को ट्रेनिंग दे रहा है कि कैसे लड़कों को अट्रैक्ट करें, और वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये धीरे धीरे एक एक छोटे छोटे प्रयास हो रहे हैं जो एक इनोवेशन के बारे में विद्यार्थियों के मन में एक जिज्ञासा पैदा करेंगे, जिससे कि विद्यार्थियों को लगेगा कि इसमें भी हम एक करियर बना सकते हैं। सर, अभी 2 विधायक हैं जिनसे मेरी बात हुई, तो उनको मैंने पूछा कि आप लोग अपने क्षेत्र के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपको लोग वोट दे रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनता है उनका उनको जॉब मिले, वो सही तरीके से एजुकेशन मिले, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने बोला हाँ, तो आप क्या कर रहे हैं उनके लिए? तो उन्होंने कहा कि हम चाह रहे हैं कि हमारे जो युवा है खासकर वो अपने ही शहर में, अपने ही गांव में, अपने ही एरिया में रह के ही काम करे, रोजगार वहीं पे मिले। तो मैं बोला उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? तो उसके लिए हम लोग लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं, वहाँ पे फैक्ट्री इंस्टॉलेशन ये सब का प्लानिंग कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, मेरा ये सोच दिमाग, IIT IIMs चूंकि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है और पटना बिहार में है और गया में है, क्या इन MLAs को इनका साथ मिलेगा क्या? या फिर ये अप्रोच करें या फिर ये नहीं, अप्रोच करें? ऐसा है कि इसमें हम लोग जो है बहुत ओपन है, और जहाँ पर भी कोई भी माननीय सदस्य आकर के अपने क्षेत्र की कोई समस्या को बताता है और उसमें जो भी सहयोग हो सकता है हम लोग उसमें करेंगे और युवाओं को प्रेरित करेंगे कि निश्चित तौर से ये सबसे सुखद स्थिति है कि वो जहाँ है उसके आसपास उसको रोजगार मिले या वो रोजगार का सृजन किया जाए जिससे कि वो लाभान्वित हो पाए। तो इसमें हम लोग का पूर्ण सहयोग रहेगा। और देखिए, IIT केवल रॉकेट साइंस रिसर्च के लिए नहीं बना है, ये समाज के सर्वांगीण विकास के दृष्टि में रखते हुए इसकी स्थापना हुई थी। तो सर्वांगीण विकास का मतलब नहीं होता है कि वन साइडेड डेवलपमेंट, तो इसमें होलिस्टिक अप्रोच रहना चाहिए कि हर व्यक्ति जो है उसको लाभान्वित हो उससे और टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा से जानकारी प्राप्त हो। अच्छा सर, आखिरी सवाल की तरफ बढ़ता हूँ, ये बताइए रिटायरमेंट के बाद क्या प्लान है? अभी तो रिटायरमेंट में मेरे 2 साल हैं। और प्लान है कि देखिए, जिंदगी भर में तो शिक्षा के क्षेत्र में रहा, तो कोई नया काम तो मेरे से हो नहीं पाएगा, ना मैं उसमें दक्षता है मेरी है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में जो भी सहयोग बनेगा उसको कर सकेंगे और उनको कोशिश करेंगे कि इसी का प्रचार विस्तार करें, और कोई बहुत बड़ी योजना नहीं है। अच्छा, बिहार के युवाओं को अपना सजेशंस कुछ देना चाहें? हम देंगे कि अपने आप में आत्मविश्वास को बढ़ाइए, अपने आप में विश्वास करिए और अपने आप को पहचानिए। यदि आपके मन में जो भी चीज़ करने की तमन्ना है और इच्छा शक्ति रखते हैं और उसके लिए अथक प्रयास करेंगे, तो कोई भी चीज़ जो है असंभव नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके समय के लिए, काफ़ी टाइम आपने दिया और हर बार डिस्कस करके काफ़ी हेल्दी डिस्कशन होता है, इस बार भी काफ़ी अच्छा लगा। तो ये थी हमारी खास बात पटना IIT के डायरेक्टर डॉक्टर TN सिंह जी के साथ। इसी के साथ मैं प्रफुल्ल पांडे इजाजत लेता हूं, तब तक के लिए बने हमारे साथ एजुकेशन पोस्ट न्यूज पे। नमस्कार, धन्यवाद।